फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी-नेट साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सैम्पलिंग के बारे में। हम सैम्पलिंग और इसके टाइप्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग के बारे में। और लास्ट वीडियोज़ में हमने देखा था कि सैम्पलिंग क्या है, इसको कितने भाग में बांटा गया है। उसके साथ ही हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को भी हमने समझा था। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को तो हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत हमने लास्ट वीडियो में हमने कोटा सैम्पलिंग के बारे में हमने चर्चा की थी। आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग के बारे में, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल का ही एक पार्ट है। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग, इसको हिंदी में हम प्रासंगिक प्रतिदर्शन हम कहते हैं। आकस्मिक और प्रासंगिक सैम्पलिंग, ये ध्यान में रखना है आपको। और इसको देख लेते हैं ये क्या है। ये एक ऐसा असंभावित प्रतिदर्श विधि है जिसमें शोधकर्ता उन सभी व्यक्तियों को अपने प्रतिदर्श में सम्मिलित करने के लिए चुन लेता है जो उसे सरलता एवं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे क्या है कि हमारा जो भी रिसर्च टॉपिक है, सपोज डैट अगर हमारा रिसर्च टॉपिक बच्चों की स्टडी है कि रूरल एरिया में बच्चों की स्टडी, अगर इस तरह का हमारा कोई रिसर्च टॉपिक होता है तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करेगा कि वो प्रॉपर वहाँ पे ना तो रैंडमाइजेशन को यूज़ करेगा, ना ही वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड को यूज़ करेगा। वो जनरली जाके क्या करेगा कि उसको जो भी स्टूडेंट मिलेंगे, चाहे वो किसी भी एज लेवल के हों, किसी भी क्लास के हैं, वो बस अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग वो उन सबको वो चुन लेता है। मीन्स उसको जो भी ईजिली अवेलेबल हो गया वो वहाँ पे उनको वो चुन करके अपने रिसर्च में शामिल कर लेता है। इसलिए इसको कहा जाता है कि ये बहुत ही रफ एक सैम्पलिंग मेथड होता है, क्योंकि इसमें इसके थ्रू जो कंक्लूज़न या फिर जो रिज़ल्ट आता है उसमें पूरी तरह से उसको जनरलाइज नहीं किया जाता, क्योंकि सैम्पलिंग मेथड ही यहाँ पे बहुत ही रफ होता है, बहुत ही रूड होता है। जो भी मिल जाता है उसको सैम्पल बना लिया जाता है, उसको बिल्कुल भी नहीं सोचा जाता कि वो हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग वो सूट करेगा, सूटेबल होगा या नहीं होगा। इसलिए लेकिन कई बार इस तरह के मेथड का भी यूज़ किया जाता है, जैसे जब पायलट स्टडी करनी हो या फिर जब किसी भी रिसर्चर को बहुत जल्दी में एक लमसम एक डेटा तैयार करना हो, तो वैसी स्थिति में फिर इस तरह के रिसर्चेस का यूज़ किया जाता है। आगे जैसे मैंने इंक्लूड भी करा हुआ है कि यह सबसे स्थूल प्रतिचयन विधि है। स्थूल का मतलब है बहुत ही रूड है, बहुत ही रफ है। और इसमें समय, धन तथा परिश्रम की बचत होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। बिल्कुल ही रिसर्चर को जो चीज़ें, जो सैंपल के तौर पर जो अवेलेबल हो गया, जो मिल गया, उसी से उसने अपनी सैम्पलिंग उसी को अपना सैंपल बना लिया, उसी पर उसने अपने एक्सपेरिमेंट को अप्लाई कर दिया। इसलिए इसके थ्रू स्टडी करने में टाइम भी कम लगता है, पैसे की भी बचत होती है। जब टाइम कम लगेगा तो ऑब्वियसली पैसे की भी बचत होगी, और साथ ही साथ में जो रिसर्चर की जो मेहनत होती है, परिश्रम होता है, उसकी भी बचत यहाँ पे होती है। आगे है कि इस प्रतिचयन पर प्राप्त निष्कर्ष का पूर्ण सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। मीन्स यहाँ पे क्या है, जैसा मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये एक स्थूल तरह का एक रूट टाइप का ये मेथड होता है, सैम्पलिंग मेथड होता है। जो मिला उसको ही यहाँ पे बना लिया गया सैंपल। इसलिए क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन को बिल्कुल क्लासीफाइड करके यहाँ पे चूज़ नहीं किया जा रहा है, रैंडमाइजेशन का यूज़ नहीं किया जा रहा है, जो ही मिल गया उस पर ही अप्लाई कर दिया गया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये अपनी पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। आगे हम देखते हैं कि इस विधि द्वारा प्रतिचयन में शोधकर्ता के पूर्वाग्रह और पक्षपात का भी प्रभाव पड़ता है। मीन्स कई बार जो रिसर्चर होता है वो बायस्ड हो सकता है किसी चीज़ से, तो वो किसी खास कलर से वो बायस्ड हो सकता है, किसी धर्म से बायस्ड हो सकता है, या फिर जेंडर से भी बायस्ड कई बार लोग होते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पे कई बार इस तरह के मेथड में, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिकली कुछ भी नहीं किया जा रहा, सिस्टमेटिक वे में कुछ भी नहीं किया जा रहा है,
इसलिए यहाँ पे रिसर्चर के बायस्ड होने का भी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए इसकी जो विश्वसनीयता और वैधता होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर भी इसका यूज़ होता है और बहुत ही कम होता है, लेकिन जब इस तरह का कोई सिचुएशन हो, बहुत जल्दी में रिज़ल्ट चाहिए, लमसम एक रिज़ल्ट चाहिए होता है, तो इसका यूज़ वहाँ पे कर लिया जाता है। सो ये हमारा कंप्लीट होता है एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैम्पलिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर भी करें, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जस्ट आ गया है एनटीए नेट का जून के लिए और दिसंबर के लिए। सो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।